नमस्कार। नीतीश युग का अंत हो गया। इतना अचानक हुआ, इतना सहसा हुआ कि कई लोग इसको यकीन ही नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आज की तारीख में यह एक तथ्य है, यह एक हकीकत है कि नीतीश के युग का अंत हो गया है। नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 में जब शासन संभाला था, तब से लेकर फरवरी 2026 बीच में मांझी जी को छोड़ दें तो अनवरत निरंतर 2 दशकों का शासन नीतीश जी ने कीर्तिमान स्थापित किया। आज इनके राजनीतिक मृत्यु पर, इनके पॉलिटिकल डेथ के बाद इनकी पॉलिटिकल ओबिचुरी ये लिखा जाना बड़ा आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व के लिए घनघोर अन्याय होगा। आज आइए नीतीश कुमार के पॉलिटिकल ओबिचुरी यानी उनके राजनीतिक मृत्यु पर उनको मेरी तरफ से एक पॉलिटिकल कॉन्डोलेंस है, एक राजनीतिक श्रद्धांजलि है। 10 वैसे काम जिसके लिए नीतीश कुमार जी को हमेशा याद किया जाएगा और 10 वैसे निर्णय जो नीतीश कुमार को बहुत महंगा पड़ा। हर उस चीज का जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है। कदाचित कई बार हम लोगों ने यह देखा है कि जिन कारणों से आपका उत्थान होगा वही कारण आपके पतन का। मेरे पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब को यदि आप पढ़ेंगे, मैं अक्सर इस किताब की चर्चा करता हूँ, यूरोप सिंस नेपोलियन, डेविड थॉमसन की लिखी हुई किताब है। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यह आशय है लेखक का, डेविड थॉमसन बहुत बड़े इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, कि नेपोलियन का जिन कारणों से उत्थान हुआ था वही कारण उसके पतन के भी हुए। राष्ट्रवाद नेपोलियन के उत्थान का कारण था और वही राष्ट्रवाद नेपोलियन के पतन का भी कारण हुआ। बहरहाल तो नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल ओबिचुरी अगर लिखी जाएगी तो इनके पूरे 2 दशक के कालखंड को 2 भाग में बांटा जाना चाहिए। पहला कालखंड 2005 से 15, 10 साल, वो 10 साल जिसमें नीतीश कुमार ने पूरे देश में सुशासन बाबू की अपनी छवि स्थापित की और देश के राजनीतिक क्षितिज पर एक सितारे की तरह चमक गए। चारों तरफ इनके शासन प्रणाली, इनके काम करने के तरीके की चर्चा होने लगी। अखबारों में, मीडिया में, देश विदेश में इनके काम की चर्चा होने लगी। मैं इनके शासनकाल को 2 भाग में बांटता हूँ, 5 से 15 और फिर 15 से 26। और ये दोनों कालखंड बिल्कुल शार्पली डिवाइडेड है कि जहाँ 15 तक, या यूं कहें कि जब तक इनके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा डेलिबरेटली नहीं जगाई गई थी, तब तक एक शानदार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने इनके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जगाई या जगवाई गई, ये पूरा खबर इम्प्लांट किया गया, ये नैरेटिव्स चलाया गया, वहां से नीतीश कुमार ट्रैक से उतरे। और एक बार जो उतरे, फिर बाद में स्वास्थ्य भी इनका साथ छोड़ दिया और बहुत पुराने साथियों ने भी साथ छोड़ दिया। कुछ काल के कपाल में समा गए और कुछ लोगों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने लील लिया। उसके बाद नीतीश कुमार की जो दुर्गति अभी हुई है उन्हीं कारणों से। आइए पहले हम बात करते हैं 5 से 15। आप सब लोगों को पता है कि जब नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 में शासन संभाला था तो वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। आपको पता है 2005 में 2 चुनाव हुए थे, फरवरी में, जिसमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और रामविलास पासवान जी चाबी लेके घूम रहे थे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और लगभग 8-9 महीने राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी और आरजेडी के शासन का 15-16 साल के शासन का अंत हुआ। 15 साल के सबसे पहली चुनौती नीतीश कुमार के लिए थे। मैं 10 काम गिना देता हूँ जो इन्होंने शानदार किए थे। इसके बाद फिर मैं 10 काम वो गिनाऊंगा दूसरे वीडियो में कि जिन्होंने इनके पूरे इमेज को टार्निश किया और सुशासन बाबू का उनका तगमा धीरे 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 विलीन होता चला गया और अंततोगत्वा उनसे छिन गया। क्राइम की स्थिति और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लालू जी के शासनकाल के अंतिम दिनों तक बहुत चरमरा गई थी और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। आंकड़े भी वही बताते हैं, एटलीस्ट परसेप्शन भी बहुत हो गया था। मैं अक्सर बताता हूँ क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर दोनों में अंतर होता है।
जब कोई समाज कंटिन्यूअस थ्रेट परसेप्शन में रहता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की श्रेणी में आता है। क्राइम कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा परसेप्शन है जो एक बार कायम हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाए। नीतीश कुमार यहाँ आए और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम की सिनेरियो में 5 के बाद बहुत शानदार तरीके से सुधार किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट आया, एसटीएफ को प्रभावी बनाया गया, टाल का दियारा, मोकामा का दियारा, इन सभी जगहों में एक तरह से समझिए कि पूरे बिहार में फिफ्डम चलता था, छत्रप सिस्टम हो गया था। और जिस प्रकार से लालू जी के दोनों सालों ने और उनके साथ और बहुत सारे लोगों ने गैंग्स बना लिए थे, उसने बिहार की छवि बहुत खराब कर दी थी। मुझको स्मरण है, और यदि आप याद करें तो उस पीरियड में सड़कों पर गाड़ी में उसमें बोलेरो और मार्शल बहुत चला करता था, स्कॉर्पियो वगैरह बहुत कम आया था। लोग गाड़ियों के शीशों से राइफल का, बंदूक का बैरल बाहर निकाल के लहरा के चलाया करता था। मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आप फील भी कीजिएगा कि इसमें आशातीत सुधार हुआ और वो सारी प्रवृत्ति बंद होनी शुरू। नंबर 2, सड़कों की स्थिति 2005 तक बहुत खराब हो गई थी, और ये आप सब लोग अनुभव करेंगे जो लोग उस पीरियड में सड़कों पर रहते थे। मुझको याद है, मैं उन दिनों मुंगेर में मेरी पोस्टिंग थी। शेखपुरा से मुंगेर जाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता था। दीदारगंज में अगर आप फंस गए तो दीदारगंज से पटना आने में कई बार 4 से 5 घंटा, 6 घंटा लग जाता था। अलकतरा घोटाला बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं था, मात्र 1 करोड़ 20 या 1 करोड़ 50 लाख के आसपास का था। लेकिन इलियास हुसैन उस वक्त मिनिस्टर थे आरसीडी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के, और मुझको यदि ठीक से याद हो तो आयुक्त एवं सचिव डीपी महेश्वरी थे, वो तो जेल भी गए। अलकतरा स्कैम हुआ और स्थिति बहुत खराब हो गई। मुख्य सड़कों की हालत इतनी खराब थी तो गांव की सड़कों को तो आप सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि उसके और बहुत सारे कारण थे। 2005 तक केंद्र सरकार का भी बजट बहुत कम था, राशि भी कम मिलती थी। मुझको अगर ठीक से याद हो तो 2005 में बिहार सरकार का बजट मात्र 23,000 करोड़ के आसपास का था। तो सड़कों का जाल, कुछ जो परसेप्शन में सुधार लाया उसमें महिलाओं की स्थिति के कारण। अगर आपको याद हो तो 2006 या 7 में पंचायती राज के लिए नया कानून बना और उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण काम था। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए, और जैसे बच्चियों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, इसने नीतीश कुमार के परसेप्शन को अक्रॉस द स्टेट और अक्रॉस द कंट्री बिल्कुल बदल दिया। मुझको आज भी वो दृश्य याद है कि जब लड़कियां गांव की पगडंडियों और क्यारियों पर साइकिल लेकर और स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के चलती थी, तो वो दृश्य बड़ा मनोरम हुआ करता था। उसके बाद चौथी, मैं 10 कारण गिता रहा, चौथा कारण 35% महिलाओं का रिजर्वेशन जो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में किया, इसने महिलाओं को ज़बरदस्त रूप से एम्पावर किया है। मैं ये एक बात आपको बताते चलूँ कि मैं इन दिनों जो लड़कियां सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं उसके मॉक इंटरव्यू में मुझको जाने का मौका लगा। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों के उत्साह और लड़कियों ने जो क्वालिफाई किया, तो सबसे जब हम ये पूछते थे कि आप कैसे कर पाए हैं, सरकार की कौन कौन योजनाओं का लाभ मिला है, तो ये एक सुखद एहसास होता था। वो सब गिनाना शुरू की। स्कूल में हमने बालिका पोशाक वाला लाभ लिया, फिर साइकिल योजना की लाभ ली, फिर स्टाइपेंड हमको मिला, फिर सिविल सर्विसेज पास करने के बाद पीटी में मिला 25,000 और फिर मेंस में 50,000। तो इन सारी चीज़ों ने बिल्कुल परसेप्शन बदल दिया। आपको याद होगा, 5वीं बात मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, ऐसे उसको बोलचाल की भाषा में लोग मुख्यमंत्री का जनता दरबार बोलता है। मुझको एक पदाधिकारी ने अंदरूनी बात बताई कि मुख्यमंत्री कितना शार्प दिमाग के उस पीरियड में थे। इन लोगों को अंदाज नहीं होगा, चूंकि उस दौर में हमने गवर्नमेंट में काम किया है। तो मुझको एक बहुत सीनियर ऑफिसर उस समय बहुत बड़े पद पर थे, उन्होंने बताया, नाम लेना उनका उचित नहीं होगा, कि जब ये फाइल बढ़ी उनके पास तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट लाइए। लेकिन नीचे से सचिवालय में किरानी और बाबू और अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, यहाँ तक कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिनिस्टर ने भी उसमें लिख दिया मुख्यमंत्री का जनता दरबार। और किसी ने उसको वो पकड़ नहीं पाया कि मुख्यमंत्री चाहते क्या थे। जब वो फाइल गई तो मुख्यमंत्री जी बहुत बिगड़े, मिनिस्टर पर भी और सेक्रेटरी पर भी, चीफ सेक्रेटरी पर भी,
कि मैंने आप क्या लिखे हैं बताइए, तो सही है? तो सब बोला हाँ सर सही है जो आप बोले। नहीं सही है, मैंने लिखा है मैं चाहता हूं जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का जनता दरबार नहीं, तो ये मुख्यमंत्री के दरबार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शुरू हुआ। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे थे जो लीगल नेचर के थे, क्वाज़ाई लीगल जुडिशल नेचर के थे, और उन लोगों का ग्रीवेंसेस रिड्रेस करने के लिए सब लोग मुख्यमंत्री के पास आते। तो एक कानून बना, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट। ऑफ कोर्स वो 15 तक आते आते बना। इसके बाद लैंड डिस्प्यूट्स के बहुत सारे मामले आ रहे थे। तो ये मैं 5वें कारण में बता रहा हूँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज इन्होंने लाए। तो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, फिर लैंड को लेकर के बिहार लैंड डिस्प्यूट रिड्रेसल एक्ट, BLDR एक्ट। ये अपने आप में पूरे देश में एक अनूठा कानून था। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में ये डिरेल्ड हो गया, उसमें और बहुत सारे कारण हैं, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। म्यूटेशन एक्ट बना और बहुत सारे कानून लाए। मुझको पता, चूंकि हम लोग सर्विस में थे, तो ट्रेजरी कोड बरसों पुराना, बिहार फाइनेंशियल रूल 70-80 साल पुराना, तो नए फाइनेंशियल रूल बने, नए ट्रेजरी कोड बने। सरकारी कर्मियों पर जो कार्रवाई होती थी उसके लिए बिहार एंड उड़ीसा कंट्रोल क्लासिफिकेशन अपील रूल्स था 1938 का, आप सोच लीजिए। उसको 2005 या 6 में नया रूल बनाया गया। कुछ नए विभाग बनाए गए, विभागों में ऑनलाइन व्यवस्था की गई, ऑफिसेस के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए गए। अधिकारियों के पास गाड़ी नहीं रहती थी, ब्लॉक अंचल में तो छोड़ दीजिए, DDC तक को गाड़ी नहीं रहती थी, SDO को गाड़ी नहीं रहती थी, तो गाड़ी की व्यवस्था की गई। वो सारा चीज़ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि 5वें कारण में ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किया बहुत इन्होंने। पुलिस में भी बहुत किया। मैंने एक वीडियो में सब बताना संभव नहीं। अगर मैं बात करना शुरू करूँ 2005 से 10, तो मैं इस पर 1 घंटा बात कर सकता हूँ कि जितना उन्होंने काम किया है। हर व्यक्ति के कालखंड का जब वर्णन हो तो उसके साथ व्यापक न्याय होना चाहिए, तो ये काम उन्होंने किया। इसके बाद छठा, एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इंप्रूव किया। हालांकि एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ख़राब हुई, वो मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मदन मोहन झा के एक निर्णय ने बिल्कुल स्थिति को बर्बाद कर दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग, ये सब सारे ठीक हुए। 7वां, हेल्थ में, इसमें बहुत व्यापक सुधार हुआ। मुझको याद है कि 2005 तक आते आते सदर हॉस्पिटल तो बाकायदा भूत खाना हो गया था, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता था। डॉक्टर्स की कमी, नर्सेज की कमी, दवाई नहीं रहता था, कोई व्यवस्था नहीं, स्थिति बहुत खराब हो गई। तो हेल्थ केयर में प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर के PHC से लेकर के मेडिकल कॉलेजेस तक में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ। शुरुआती दौर में जब बिजली नहीं थी तो उसको जनरेटर की सुविधा, एक्सरे मशीन की सुविधा और बहुत सारे इक्विपमेंट्स मंगाए गए। डॉक्टर्स की बहाली हुई, पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली हुई। हालांकि फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में इतना भयानक भ्रष्टाचार हुआ, BMS ICL आया, कैसे बर्बाद किया। तो मैंने कहा ना कि जिन कारणों से आपका उत्थान होगा वही आपके पतन के भी होंगे। इनकी कैपेबिलिटी जब घटने लगी 15 के बाद, जब शासन का बागडोर इनके हाथ से फिसलता गया और दलालों की एक संस्कृति पनपी, तो मैं बाद में बताऊंगा कैसे बर्बाद हुआ। एक और बहुत शानदार तरीका जो मैं आठवें दृष्टिकोण से बताऊंगा, 8th पॉइंट, वो था बिजली की स्थिति। आप सब लोगों को याद होगा कि 2005 तक पटना शहर में अगर 10 घंटे 12 घंटे बिजली रह जाती थी तो बहुत बड़ी बात थी। अगर बिजली का कहीं तार शॉर्ट कर गया, ट्रांसफार्मर जल गया, तो आप रोते रहिए, तबाही हो जाती थी। ग्रामीण इलाकों में तो छोड़ दीजिए, गांव में तो बिजली की बात ही अनथिंकेबल थी। कांग्रेस के ज़माने में जिन गाँवों में बिजली थी वहाँ बिजली ख़त्म हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 4 घंटा 5 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं रहती। तो मुझको याद है कि मैं उन दिनों संभवतः गोपालगंज या नेपाल के बगल में कोई पूर्वी या पश्चिमी चंपारण जिले में पोस्टेड था। तो जो लाइट आती थी तो 2 से 3 घंटे आती थी, और जो लाइट बल्ब रहता था, उस वक्त LED वगैरह था नहीं, तो जो बल्ब रहता था वो भी बहुत डीम जलता था, वोल्टेज नहीं रहा। पावर की स्थिति में इतना सुधार हुआ कि जहाँ 70 किलोवाट खर्च होता था, जो माने पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जो 70 किलोवाट आवर्स का था, वो अब बढ़ करके 200 किलोवाट आवर्स हो गया 2015 तक। तो बहुत ज़बरदस्त उसमें हुआ। और अभी स्थिति यह है कि अब तो समझिए कि पूरे राज्य में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, हर गांव में बिजली है,
शहरों में लगभग 24 घंटा बिजली रहती है, पटना में भी लगभग 24 घंटा बिजली रहती है। 8वां जो सरकार का बजट बढ़ा, वो एक प्रमुख बॉटलनेक क्या था लालू जी के समय में? आपको पता है कि सरकार जो चलता है तो उसके लिए एक नियम बना हुआ, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस, वो संविधान के अनुच्छेद 166 में बना हुआ है। 1979 का वो रूल था। उस वक्त 25 लाख से ऊपर की योजना कैबिनेट में जाती थी और एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, बहुत दिन रहे, फिर बाद में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे मुकुंद प्रसाद, और जगदा बाबू एक मिनिस्टर थे, तो घनघोर निगेटिव, दोनों घनघोर निगेटिव। तो ये 25 लाख की योजना पास करने में नानी याद आ जाती थी। परिणाम ये था कि 20-25 हज़ार करोड़ से ऊपर का बजट नहीं होता था। रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस रिडंडेंट था। मुझको याद है नीतीश कुमार आते के साथ रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में चेंज किया, सेक्रेटरीज को पावर दिया, मिनिस्टर्स को पावर दिया, एक लिमिट के ऊपर फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर कैबिनेट में जाएगा। बहुत सारी समितियां बनी, प्रशासी पदवर्ग समिति, लोक वित्त समिति, ये सारी समितियाँ उस लालू जी के समय में मात्र एक समिति थी। 25 लाख की योजना वहीं जाना, और जो चला गया जगदा बाबू के पास तो कभी नहीं पास होना, मुकुंद प्रसाद के पास कभी नहीं पास होना। तो इसके चलते धीरे धीरे सरकार का बजट बढ़ा और रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्रेंथन किया गया। कमर्शियल टैक्सेस, रोड ट्रांसपोर्ट, एक्साइज से उस वक्त बहुत पैसा आता था। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सबको ऑनलाइन किया गया। इसके कारण बजट का आकार बढ़ना शुरू हुआ। नीतीश जी का सौभाग्य भी ये रहा कि 2005 में फ्लैगशिप स्कीम्स, मनरेगा वगैरह आ गया, उसके कारण पैसा पंप होने लगा। मुझको यदि ठीक से याद हो तो उसी पीरियड में रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास के मंत्री थे केंद्र में, और यहाँ जो अभी RWD डिपार्टमेंट है उसको REO बोला जाता था। REO के पास सोच लीजिए कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि वो सड़क बना सके, नहीं इंजीनियर था ना कुछ और था। वो सब पैसा सब यूं ही पड़ा रह गया। रघुवंश बाबू पैसा भी पंप कर रहे थे। नीतीश कुमार ने एक अलग विभाग बना दिया RWD, उसमें इंजीनियर की बहाली हुई। और मुझको यदि ठीक से याद है तो संसद में या फिर गवर्नमेंट लेवल पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा रोड को दिया गया, और अचानक इतना पैसा आया कि सड़कों का जाल बिछ गया और लोगों को लगने लगा कि बाप रे इतना सड़क बन रहा है। परसेप्शन ये हो गया नीतीश कुमार के बारे में उस वक्त कि रेल मंत्री लालू जी थे, तो वो भी बिहार के लिए कुछ काम कर रहे थे। जेपी सेतु वगैरह का अप्रोच रोड या बहुत सारा रेलवे ने काम करा, लेकिन परसेप्शन ऐसा हो गया था लालू जी के बारे में कि लालू जी मतलब विकास से कोई मतलब नहीं और नीतीश कुमार मतलब विकास से मतलब। तो रेलवे की भी योजना को लोगों ने समझा कि इन्हीं का काम है। बहरहाल इसके कारण क्या हुआ कि जो पैसा इकोनॉमी में पंप हुआ वो धीरे धीरे चीज़ों को बहुत इम्प्रूव कर दिया, और स्टेट का जीडीपी में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगी। जीडीपी के ग्रोथ रेट में परसेप्टेबल चेंजेज आया। और 10वां और अंतिम कारण वो था कि इन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत सारे किए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन लोगों ने किए। 10वां कारण में मैं अगर बताना चाहूँ तो बने इसमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में बहुत तरह के आयोग बनाए गए। सूचना का अधिकार कानून तब तक आ गया था, उसके लिए आयोग बन गया। मानवाधिकार आयोग मृत था, उसको शुरू किया गया। अलग अलग विभागों में कॉरपोरेशंस बनाए गए, पुल निर्माण निगम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन निगम और बहुत सारे निगम बनाए गए। और ऑफिस के क्रियाकलाप और काम पर बहुत पैनी नज़र रखी जाने लगी। मुझको याद है फर्स्ट टाइम बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग शुरू हो गई। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग हुआ। इन सारी चीज़ों ने नीतीश कुमार को 2015 तक राष्ट्रीय फलक पर एक शानदार नेता के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। अगर मैं इनके इस 10 साल के शासनकाल को कुछ शब्दों में बताऊं तो सुशासन बाबू का तगमा इसी 10 साल के समय में इनको लग गया। इनफैक्ट 3-4 साल बाद ही लग गया था, क्योंकि पुलिस में, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, लाइन डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर में, पावर में, यद्यपि उद्योग वगैरह नहीं पनप पाया, प्रयास हालांकि उन्होंने किया, वो हेल्थ में, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सभी चीज़ों में, सरकारी बिल्डिंगों में, माने सर्किट हाउस में रहने की स्थिति नहीं थी, कलेक्ट्रेट चूता रहता था। उन सभी चीज़ों को बदल दिया। अगर आपको याद हो कि 2005 तक जहां सरकारी गाड़ी
खास करके प्रखंड, अंचल और अनुमंडल तक गाड़ी के बारे में हम लोग बोलते थे कि उस गाड़ी का हॉर्न छोड़ के सब कुछ बजता है। तो आप याद कीजिए, महिंद्रा का युग समाप्त हो गया और हर जगह लोगों को गाड़ी मिली, कंप्यूटर मिला, तब तक मोबाइल आ चुका था, इंटरनेट लग गया और चीज़ों को इन्होंने 10 साल में सुधार दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इसको याद रखें, जिन कारणों से उत्थान होगा वही पतन का कारण होगा। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर अंतिम चीज़ जो इनके प्लस पॉइंट में जाएगा, जो बाद में इनके पतन का भी कारण हुआ, ब्यूरोक्रेसी पर इनकी ज़बरदस्त पकड़ हो। मैं दावे के साथ आज कह सकता हूँ पूरी जवाबदेही के साथ कि नीतीश कुमार जी की फाइलों पर जितनी समझ है, प्रशासन के गुर की जितनी इनको समझ है, मुझको याद है कई बार आप बताने लगेंगे तो समय लग जाएगा। एक फ़ाइल की चर्चा मैं करूँगा कि वो फाइल 3-4 डिपार्टमेंट से होते हुए, उस वक़्त भी मैं एक विभाग में था, मेरे नज़र से भी गुजरा, हम लोग मिस कर गए। एक जगह अधियाचना के जगह पर अधिसूचना लिखी जानी चाहिए थी, वो मिस हो गया और 3-4 मिनिस्टर उसने उसको देखा, 2-3 सेक्रेटरीज ने भी देखा, मिस कर गया। जब वो फाइल नीतीश कुमार के पास गई तो उसने उस शब्द को पकड़ लिया, एक एक चीज़ पढ़ते थे और इनकी यादाश्त इतनी शानदार थी कि इनको डेट याद रहता था कि इस डेट को हमने इस मीटिंग में ये कहा था, उसका क्या हुआ। यात्रा का दौर निकला और पूरे बिहार की 2015 तक आते आते फिजा बदल गई और नीतीश कुमार ने इस 10 साल में वो मापदंड स्थापित किया कि पूरे देश के फलक में इस व्यक्ति का नाम हो गया। बेदाग छवि, बहुत कड़ा मेहनत करने वाले, भ्रष्टाचार का छींटा नहीं लगा, जाति के लेकर के इनमें वो चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, कुछ जातियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था, कुछ अधिकारियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था, वो हम बाद के वीडियो में बताएंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ओवरऑल इनसे बहुत खौफ खाती थी, क्योंकि ये कोई भी ब्यूरोक्रेट नीतीश कुमार को बेफुल नहीं, मूर्ख नहीं बना सकता था। इतनी शानदार समझ थी, नियम कानून, प्रक्रिया, सर्कुलर्स, रूल्स, इन सबों की। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर इनकी ज़बरदस्त पकड़ है। विधानसभा में कोई मिनिस्टर अगर फंस जाता था तो जब ये बोलना शुरू करते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना शानदार स्पीच ये देते थे। लेकिन फिर 2015 में जब इनको प्रधानमंत्री मटेरियल बोल करके लोगों ने साइकोफेंसी शुरू की, चमचागिरी की, आप तो प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। फिर आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी को न्योता दिया गया, फिर न्योता विड्रॉ कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्योता दे के बीजे गायब हो गया। वो प्रधानमंत्री की बेइज्जती करना, फिर गुजरात में जब एक फ़ोटो छप गया था अखबार में, उसको लेकर के फिर संबंध विच्छेद हो जाना, ये सारी चीज़ें जब हुई तो 15 के बाद नीतीश कुमार के शासन में उत्तरोत्तर गिरावट शुरू हो गया और 2026 फरवरी उस गिरावट को क्लाइमेक्स पर आते हुए हम लोगों ने देखा और एक निराश, हताश, मजबूर, लाचार नीतीश कुमार को एक तरह से हाउस अरेस्ट करके, किडनैप करके ऐसा लग रहा था कि विधानसभा ले जाया जा रहा है और उनसे दस्तखत कराया जा रहा है। तो एक शानदार मुख्यमंत्री, एक कठोर निर्णय लेने वाला शख्सियत, एक विजनरी पॉलिटिशियन फरवरी तक कैसे इस हाल में पहुंच गया, ये अगली वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके सुझाव का हम स्वागत करेंगे। फिलहाल हमें विदा कीजिए। नमस्कार।